ज़्यादातर किसान भाई डीएपी यूरिया का प्रयोग करते हैं, उसकी बजाय वो सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें और यूरिया का प्रयोग करें। अभी अगर हम भरतपुर के आसपास के जिलों की हम बात करते हैं तो यहाँ की जो सरसों के खेत है उसके अंदर हमने देखा है कि जिंक की कमी भी आ रही है, पोटास की कमी भी आ रही है, आपके जो बोरोन की कमी भी आ रही है। आपके खेतों में जिंक की कमी है तो 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टर की दर से डालें, बोरोन की कमी है तो 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टर की दर से डालते हैं। पोटास की कमी भी कई जगह आजकल देखने में आ रही है, अगर पोटास की कमी है तो 20 से 30 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट का भी आप प्रयोग करें। तो एक तो तिलहनी फसल है तो सल्फर युक्त प्रयोग उर्वरकों का प्रयोग करें, सल्फर की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरे उन्नत किस्म का चयन करें, जैसे हमने जो आपको एक किस्म बताई है इसमें 40-42 तक से भी अधिकतम तेल प्राप्त हो सकता है आपको है। और मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आपके खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए, ये भी तेल की मात्रा घटा देते हैं। और तापमान करीब 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब अक्टूबर में आ जाए तब आप सरसों की बुआई का एक उचित समय होता है। और सरसों की बुवाई अब किसान एक तरह से टेम्परेचर को देख के करेंगे, ना कि दिन और महीनों को। जी जी क्यों। नमस्कार साथियों, आज 19 सितंबर है और अगर सरसों की बुवाई की बात करें तो यहाँ से सरसों की बुवाई का समय एक तरह से शुरुआत हो जाती है। हालांकि अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा है, मौसम इस तरह का नहीं है कि किसान अभी बुवाई कर पाए। जहाँ थोड़ा सा मौसम ठीक है वहाँ पे लोगों ने बुवाइयाँ शुरू भी कर दी हैं सरसों की। तो आज इसी क्रम में मैं आज भरतपुर में हूँ, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे और जानना चाहेंगे कि अभी हम कौन कौन सी प्रजाति लगा सकते हैं और जो अनुसंधान केंद्र है कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे हमें सुझाई जाती हैं जो अभी लगा सकते हैं। अगर बारिश की वजह से लेट भी होते हैं हम लोग बुवाई के लिए, तो लेट में कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, उनका किस तरह का उत्पादन होगा और किस तरह से हम बुवाई करें, कौन सी खाद डालें, क्या क्या ध्यान रखें और किन चीज़ों पर ध्यान दें, किस तरह से अपनी फसल का मैनेजमेंट करें जिससे हमें ज़्यादा अच्छी उपज मिले और ज़्यादा गुणवत्ता वाली उपज मिले। तो आज हमारे साथ में जो यहाँ पे प्रधान वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी, उनसे प्रजाति के बारे में जानेंगे और फसल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो साथियों, मेरे साथ में भरतपुर सरसों अनुसंधान केंद्र से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी हैं। शर्मा जी से, क्योंकि सितंबर आज 19 सितंबर हो गया, तो शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे किसान, चाहे वो राजस्थान का एरिया हो, हरियाणा हो या यूपी बॉर्डर हो या यूपी का क्षेत्र हो, तो कौन सी सरसों की प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें अभी लगा सकता है और अनुसंधान केंद्र से कौन कौन सी प्रजातियां अभी किसानों के लिए उपलब्ध है। हाँ देखिए, नमस्कार किसान भाइयों। सरसों अनुसंधान केंद्र, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि किस्मों का विकास के साथ साथ जो अन्य तकनीकें हैं उनके विकास का भी काम करता है और किसानों के हित के लिए कुछ जो नई किस्में होती है अच्छी उपज वाली है उनका बीज उत्पादन करके सितंबर के महीने में किसानों को उपलब्ध करवाता है। अगर इस बार की हम बात करें तो हमारे यहाँ पे 6 किस्में उपलब्ध है, जिसमें गिरिराज किस्म है जो कि सिंचित अवस्था के अंदर समय से बुआई के लिए उपयुक्त है, कि जो किसान भाई अक्टूबर 10 तक 15 अक्टूबर तक बुआई कर सकते हैं, जिनके पास पानी की सुविधा है, वो इस गिरिराज किस्म का चयन कर सकते हैं। 135 से 140 दिन में पक के तैयार होती है और 25 से 30 क्विंटल तक इसकी प्रति हेक्टर उपज आ जाती है। दूसरी एक किस्म आती है, जैसे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनके यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है और जो वर्षा आधारित खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसे परिस्थिति के लिए हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जो भी एक नई उन्नत किस्म है वो DRMR 1165-40 किस्म है, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। यानी कि जैसे आप बुआई के समय आपकी जो भूमि है, मिट्टी है, उसमें इतनी नमी होनी चाहिए कि उसका अंकुरण हो जाए। उसके बाद जो 35 से 40 दिन पे जो पहली सिंचाई की जाती है, वो पहली सिंचाई के समय अगर किसी किसान भाई के पास पानी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमारे पास DRMR 1165-40 है और ये किस्म आपकी बुआई भी आप समय पे करेंगे तो ये अच्छी उपज देगी। यानी कि 15 अक्टूबर तक कोशिश करें कि भाई इसकी बुआई हो जाए। अगर आप सरसों की खेती अक्टूबर के अंत में या नवंबर के प्रथम सप्ताह तक जाते हैं तो उस समय हम ये मानते हैं कि सरसों की बुआई के लिए ये थोड़ा देरी हो गई है।
अच्छा। तो देरी की जब अवस्था है तो उसके लिए अलग किस्में होती है। वो हमारे पास में 2 किस्में उपलब्ध है यहाँ पे। एक राधिका है, एक ब्रजराज के नाम से है। राधिका ये और ब्रजराज। ब्रजराज, ये दोनों किस्में ऐसी है कि जब आप किसी कारणवश, या ये भी कारण हो सकता है कि आपके खेतों में अक्टूबर तक पानी भरा रहे, खेती तैयार नहीं होता है, अगर आप 10 नवंबर तक बुआई करते हैं तो गिरिराज या DRMR 1165-40 की बजाय आप राधिका और ब्रजराज इनमें से कोई भी किस्म का चयन कर सकते हैं। ये देरी की अवस्था में इन दूसरी किस्मों की अपेक्षा अच्छा उत्पादन देती है। उसके अलावा देरी से बुआई के लिए हमारी एक बहुत पुरानी किस्म है जो किसानों के बीच में बहुत अच्छे प्रचलन के अंदर है, वो है NRCHP 101 किस्म। ये बहुत पुरानी किस्म है और ये देरी से बुआई वाली इन तीनों किस्मों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है, तो ये करीब 125 से 130 दिन में पक जाती है, इसलिए देरी से बुआई के लिए उपयुक्त किस्म है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध भी ये भी करता हूँ कि अगर आप पहली बार यहाँ से बीज लेके जा रहे हैं तो अधिक बीज मात्रा में ना लें, पहले थोड़ा एक टेस्टिंग के रूप में 2 किलो 4 किलो बीज लें में, या आपके गांव में अगर पिछले गत वर्ष में किसी ने किया और आपके गांव की मिट्टी पानी के अनुकूल अगर वो किस्म अच्छी होती है तो आप ज्यादा बीज ले सकते हैं। अन्यथा मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप नया प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष नई किस्में आती है, तो किसानों के खेत पे जाने से पहले हम किसानों से ये अनुरोध करते हैं कि हम कुछ प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का भी आयोजन करते हैं। जब उसके परिणाम अच्छे आते हैं तो ही हम बीज का उत्पादन करके किसानों को देते हैं। फिर भी मेरी किसानों को ये राय है कि आप कुछ कम मात्रा में पहले लेके जाए, अपनी मिट्टी पानी के अनुरूप उस बीज की अनुकूलता को देखें, और अच्छा उत्पादन होता है तो अगले वर्ष आप पूरे खेत में उन किस्मों का चयन कर सकते हैं। कि अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 130 रुपए प्रति किलो की दर से ये बीज बेचा जा रहा है। कोई भी किसान यहाँ पे आके अपना बीज ले सकता है, उसके लिए 130 रुपए प्रति किलो बीज की दर से। सारी किस्मों की एक ही रेट है। अभी बिजाई के साथ में बुवाई के साथ में किन खादों का या किन बातों का किसान भाई जो है ध्यान रखें? हाँ देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप यही ध्यान रख लें कि अभी जो बारिश की स्थिति को देखते हुए अपना नमी संरक्षण पे ध्यान दें। अगर जब बारिश हो जाती है तब अच्छी तरह से खेत का जब जुताई लायक हो जाता है, कल्टीवेटर से जुताई करें, एक मिट्टी पलटने वाले हल से भी आप एक जुताई करें ताकि ये खरपतवार नष्ट हो जाए पूरे के पूरे है। और 2-3 बार जुताई करके इस तरीके से खेत को तैयार कर लें कि खेत के अंदर कोई ढेले वेले बहुत अधिक मात्रा में रह रहे, क्योंकि अच्छी तरह खेत की तैयारी होती है तो सरसों का जो पौधे का जमा होता है बहुत अच्छा होता है, जड़ें अच्छी होती है, उसकी ग्रोथ बढ़िया होती है, तो उत्पादन बढ़ता है। दूसरा, ये चूंकि तिलहनी फसल है तो ये ध्यान रखें कि जो सल्फर युक्त है, गंधक युक्त जो उर्वरक होते हैं उनके प्रयोग को बढ़ावा दें। ज्यादातर किसान भाई DAP यूरिया का प्रयोग करते हैं, उसकी बजाय वो सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें और यूरिया का प्रयोग करें। और अभी अगर आपने ये देखा होगा कि आपका मिट्टी जांच करा के इनका प्रयोग करना चाहिए। अगर सॉइल हेल्थ कार्ड आपने बनवा रखा है तो आप ये देखें। अभी अगर हम भरतपुर के आसपास के जिलों की हम बात करते हैं तो यहाँ की जो सरसों के खेत है उसके अंदर हमने देखा है कि जिंक की कमी भी आ रही है, पोटास की कमी भी आ रही है, आपके जो बोरोन की कमी भी आ रही है। तो अगर इन तत्वों की कमी आती है और आपके सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको दिखाई देती है तो आप इनका भी प्रयोग करें, जो रिकमेंडेशन है। और तो जो सामान्य हमारी सिफारिश है वो ये है कि 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें और 90 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। ये आप जुताई के जो अंतिम जुताई होती है उसके पहले इसकी बुआई कर दें खेत के अंदर और पाटा लगा दें। उसके बाद 48 घंटे बाद में इसकी बीज की बुआई करें। या अगर आपके पास फर्टी सीड ड्रिल है तो आप एक साथ ही इसकी खाद की और इसकी जो बीज की बुआई कर सकते हैं। दूसरा, जब पहला पानी देते हैं तब आपको प्रति हेक्टर 90 किलोग्राम यूरिया की जरूरत पड़ती है, तब आप पानी के उस समय दे दें। और सिंगल सुपर फास्फेट का अगर आप प्रयोग करेंगे तो उससे सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी, कैल्शियम भी उसमें मिलता है। अगर आपके खेतों में जिंक की कमी है तो 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टर की दर से डालें। बोरोन की कमी है तो 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टर की दर से डालते हैं। पोटास की कमी भी कई जगह आजकल देखने में आ रही है। अगर पोटास की कमी है तो 20 से 30 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट का भी आप प्रयोग करें। तो इस तरीके से आप संतुलित अगर इसमें उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से फसल से आपको अधिकतम पैदावार मिलेगी। सरसों की बात करूं तो अब सरसों की जो बिक्री केंद्रों पर बिक्री हो रही है या जो किसान को जो कीमतें मिल रही है वो उसकी गुणवत्ता के हिसाब से मिल रही है। बिल्कुल। अगर उसमें ऑयल कंटेंट अच्छा है
तो कीमत बेहतर है, अदरवाइज आपका उत्पादन कितना भी रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल तो सही। किसान को अपना ऑयल कंटेंट बेहतर हो और उत्पादन भी बेहतर मिले, तो एक तो आपने बताया कि भाई एचएसपी का सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज करें और बाकी सॉइल का टेस्ट कराएं। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकता है किसान? देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही है कि आजकल तेल की मात्रा के आधार पर उसकी जो कीमत है उसका निर्धारण होता है। तो एक तो तिलहनी फसल है तो सल्फर युक्त प्रयोग उर्वरकों का प्रयोग करें, सल्फर की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरे उन्नत किस्म का चयन करें, जैसे हमने जो आपको एक किस्म बताई है इसमें 40-42 तक से भी अधिकतम तेल प्राप्त हो सकता है आपको है। और मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आपके खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए, ये भी तेल की मात्रा घटा देते हैं। दूसरा क्या है कि जो कोई बीमारी अगर आपके उसमें आती है, जैसे अल्टरनेरिया ब्लाइट है, स्क्लेरोटोनिया रोट है, आपका व्हाइट रस्ट है, ये अगर बीमारी लगती है तो ये पौधे के अंदर उत्पादन में भी कमी करती है, तेल की मात्रा में भी कमी करती है। तो ये ध्यान रखें, अगर ऐसी कोई बीमारियां रोग अगर आपके खेत में आते हैं तो समय से पहचान के उनका नियंत्रण करें। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि एक चेपा आता है, महू आता है जो इससे रस चूसता है, बिल्कुल लास्ट में आ गया। लास्ट के अंदर आता है। तो अगर आपके खेत में आता है तो पहले तो उसका यह शुरू में वो शुरुआत में कम आता है तो अपने खेत का निरीक्षण करते रहें, जहाँ कहीं दिखाई देता है उसकी टहनी तोड़ के मिट्टी में दबा दें। फिर भी अगर अधिक आता है तो आपको फिर दवा का छिड़काव करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो उसका चूस के पौधे से जो रस को चूस के आपके उत्पादन में भी कमी करेगा और तेल की मात्रा में भी उसमें कमी आती है। तो रोग एवं कीटों का सही समय पर प्रबंधन करें, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, अच्छी किस्म का चयन करें और आपका खरपतवार रहित अगर खेत रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके तेल में 40-42 और उससे अधिक भी आपकी तेल उसमें परसेंटेज मिल सकता है।